एक ऐसी जंग के बारे में सोचिए जो जमीन पर नहीं बल्कि सीधे आसमान को छूते हुए पहाड़ों पर लड़ी गई हो। हाँ, 1999 की गर्मियों में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है कारगिल युद्ध की। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिम्मत और बलिदान की एक ऐसी दास्तां जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। ये सवाल अपने आप में सब कुछ कह देता है। सोचिए, जब दुश्मन सामने से नहीं बल्कि ऊपर बैठकर गोलियां बरसा रहा हो, जब सांस लेने के लिए हवा तक कम पड़ रही हो और पैर रखने के लिए सिर्फ बर्फीली चट्टानें हों, आखिर ऐसी हालत में जंग कैसे लड़ी जाती है? बस यही तो कारगिल संघर्ष की असली, कठोर और हैरान कर देने वाली हकीकत थी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस युद्ध की वजह क्या थी? देखिए, कोई भी बड़ा तूफान आने से पहले ना एक अजीब सी शांति होती है। कारगिल की घुसपैठ भी अचानक नहीं हुई। इसकी चिंगारी तो कई दशकों से सुलग रही थी। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। 1971 के युद्ध के बाद से ही कश्मीर को लेकर तनाव तो हमेशा से था, लेकिन असल गेम बदला 1998 में। तब एक बड़ा मोड़ आया जब दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, और इसके साथ ही एक बहुत खतरनाक सोच पैदा हुई। सोच ये थी कि अब जब दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, तो एक छोटा पारंपरिक युद्ध आराम से लड़ा जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश इसको एक बड़े फुल स्केल युद्ध में बदलने का रिस्क लेगा ही नहीं। और बस इसी माहौल का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने एक बहुत ही दुस्साहसी प्लान बनाया। उनका निशाना था कारगिल की वो ऊंची ऊंची चोटियां। क्यों? क्योंकि वहां से वो भारत की लाइफलाइन यानी श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर सीधा कंट्रोल कर सकते थे। अब सोच के देखिए, अगर ये हाईवे बंद हो जाता तो सियाचिन और लद्दाख में बैठे हजारों भारतीय सैनिक पूरी दुनिया से ही कट जाते। तो प्लान तो रेडी था, अब बस इंतजार था उस पहली चिंगारी का, जो इस शांत बर्फीले इलाके को एक दहकते हुए जंग के मैदान में बदलने वाली थी। चलिए देखते हैं कि ये घुसपैठ आखिर शुरू कैसे हुई और भारत को इसकी भनक लगी कैसे। और ये खबर आई 3 मई 1999 को। दिलचस्प बात यह है कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उस दिन कोई सैटेलाइट या कोई सैनिक नहीं थे, बल्कि कुछ स्थानीय चरवाहे थे। अपनी भेड़ों को चराते हुए उन्हें ऊंचाई पर कुछ अजीब दिखा, कुछ ऐसा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वहां थे हथियारबंद घुसपैठिए। उन्होंने फौरन जाकर सेना को खबर दी। ये युद्ध की पहली घंटी थी, लेकिन सच तो ये है कि शुरुआत में इस घंटी को किसी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। शुरू में भारतीय सेना को क्या लगा? यही कि ये कोई छोटे मोटे घुसपैठ होगी, शायद कुछ आतंकवादी होंगे जिन्हें आराम से कुछ ही दिनों में खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इंडियन पेट्रोल टीम्स ऊपर गईं, उनका सामना हुआ हाईटेक हथियारों और एकदम सटीक गोलीबारी से। बहुत जल्द एक भयानक सच सामने आ गया। ये लोग आतंकवादी नहीं थे, ये पाकिस्तानी सेना के रेगुलर सोल्जर्स थे। और ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सोचा समझा हमला था। जब ये सच सामने आया तो भारत ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। 26 मई को 2 फ्रंट्स पर जंग का ऐलान हुआ। जमीन पर इंडियन आर्मी ने शुरू किया ऑपरेशन विजय, जिसका एक ही मकसद था, हर एक चोटी को वापस हासिल करना। और आसमान से उन्हें सपोर्ट देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन सफेद सागर। तो अब चलते हैं इस युद्ध के अहम हिस्से में, उस दौर में जहां चोटियों पर सबसे भयंकर, सबसे घमासान लड़ाइयां लड़ी गईं। ये एक ऐसी जंग थी जहां ये समझना जरूरी है कि दुश्मन सिर्फ पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे, बल्कि उनसे भी बड़ा दुश्मन था वो विशाल, वो बेरहम पहाड़। 18,000 फीट, जरा इस ऊंचाई को इमेजिन कीजिए। इस हाइट पर हवा में ऑक्सीजन लगभग आधी रह जाती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, और ऐसे हालात में दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच भारतीय सैनिकों को सीधी खड़ी चढ़ाई करनी थी। ये मिशन आसान नहीं था, ये लगभग एक नामुमकिन काम था। लेकिन ऐसे नामुमकिन हालात में भी भारतीय सैनिकों का जज्बा वो नहीं टूटा, और फिर 12 जून को कई हफ्तों की जोरदार लड़ाई के बाद उन्होंने तोलोलिंग चोटी पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक जीत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने साबित कर दिया कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और बस यहीं से युद्ध का रुख पलटना शुरू हो गया। तोकोलिंग के बाद अब सामने था अगला और शायद सबसे मुश्किल टारगेट, टाइगर हिल। ये चोटी कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित चोटी थी। रात के घने अंधेरे में
सीधी पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हुए भारतीय सैनिकों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और फिर 4 जुलाई की सुबह टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था। ये वो पल था जब जीत अब दूर नहीं लग रही थी। देखिए, युद्ध सिर्फ नक्शों और स्ट्रैटेजीज से नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं उन सैनिकों से जो फ्रंट पर होते हैं। और कारगिल की जंग तो ऐसे ही कुछ जांबाजों की कहानियों से बनी है, जिनकी हिम्मत हमारी सोच से भी कहीं आगे है। आइए उन्हीं कुछ महानायकों को याद करते हैं। और जब बात आती है नायकों की, तो एक नाम और एक नारा सबसे पहले जहन में आता है। ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा के ये अल्फाज सिर्फ उनके नहीं थे, ये तो कारगिल में लड़ रहे हर भारतीय सैनिक के जज्बे की, उनकी हिम्मत की आवाज बन गए। एक चोटी जीतने के बाद थकना नहीं, रुकना नहीं, अगली चोटी की तरफ बढ़ जाना। ये नारा इस पूरे युद्ध के स्पिरिट का सिंबल बन गया। इस युद्ध में ऐसी असाधारण वीरता दिखाने के लिए 4 सैनिकों को भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत मिला, और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार, वो बहादुर जिन्होंने मौत को भी मात दे दी और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। तो चोटियां वापस मिल चुकी थी, जीत हासिल हो चुकी थी। अब वक्त था इस युद्ध के अंजाम को देखने का और ये समझने का कि इस जीत ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी है। और आखिरकार वो दिन आया, 26 जुलाई 1999। इस दिन भारत ने ऐलान किया कि ऑपरेशन विजय सफल रहा। भारतीय जमीन के एक एक इंच से घुसपैठियों को हटा दिया गया था। भारत ने अपनी चोटियां वापस जीत ली थीं। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है, और कारगिल की जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। 527 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 527 परिवारों के बेटे, उनके भाई, उनके पिता हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये वो कीमत है जिसे इस देश को कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसी जीत और इसी बलिदान को सलाम करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं है, ये दिन याद करने का है उन 527 वीरों को, उनके परिवारों को, जिनकी वजह से हम सब आज महफूज हैं। तो आखिर में कारगिल सिर्फ एक युद्ध की कहानी होकर नहीं रह जाती। ये इस बात की कहानी है कि इंसान जब चाहे ले तो कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, क्या कुछ हासिल कर सकता है। और ये हम सबसे एक सवाल जरूर पूछती है कि जब कुछ लोग इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं।